नमस्कार। आइए आपको इस वीडियो में मैं विसर्ग संधि के बारे में बताता हूँ। विसर्ग संधि को कैसे समझें। विसर्ग पहले तो देख लेंगे आप, वर्णमाला में विसर्ग होते हैं जिन्हें हम अयोग वाक्य कहते हैं। जो आप अनुस्वार और विसर्ग जब पढ़ते हैं, ये दोनों वर्ण क्या होता है, हिंदी जो वर्णमाला की स्वर श्रृंखला है उसके साथ आप रख दिए जाते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं अंग और आ। ये आ एक तरह से स्टैंड का काम कर रहा है, ये स्वर नहीं, इसलिए इन्हें स्वर में नहीं गिना जाता है। मूल रूप से ये जो ऊपर बिंदी है ये एक अनुस्वार है, और यहाँ पर जो आपको लिखा है ये आहा है, जिसको हम हा ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वाक्य के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों बिंदु हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है। तो जिन शब्दों में ये विसर्ग लगे हुए हैं, जब हम संधि करते हैं किसी दूसरे शब्द के साथ, तो जो भी शब्द का यानी जो पहला शब्द है, जो अंतिम वर्ण होगा वही जुड़ेगा, यानी उसी में विकार पैदा होगा। तो अगर किसी वर्ण शब्द में लगा हुआ है, जैसे उदाहरण ये देख लें नी प्लस चल, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग लगे हुए हैं संधि के लिए ये सबसे अंतिम वर्ण है। भले ही आपको ये लगता हो कि ना है, ना में ई की मात्रा लगी हुई है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो आप देखेंगे कि ना प्लस है आ प्लस ई प्लस विसर्ग, ये इस सिर्फ नी का ये वर्ण विच्छेद है। आप जानते होंगे वर्ण विच्छेद कि ना में आ लगा हुआ है स्वर, इसलिए ये ना बन गया। इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, जो बाद में मात्रा आगे लगाई जाती है लेकिन उच्चारण इसका बाद में है, और उसके बाद विसर्ग है। तो जब हम संधि करेंगे पहले शब्द की, तो ये आएगा, ये जुड़ेगा, और दूसरे शब्द में पहला वर्ण जो होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा चार दिख रहा है, लेकिन ये मूल रूप से ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी जो व्यंजन है वो आगे है, स्वर उसके बाद है। तो यहाँ पर भले ही पूर्ण रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन ये इसका बनावट क्या है कि चा व्यंजन के रूप में है। तो ये है कि पहले शब्द में विसर्ग है, उसके बाद यदि, अब ये प्लस का इसलिए निशान लगा है कि हमारे संधि युक्त शब्द जो अगला आता है, यहाँ पर नियम है कि यदि चा या छा, तो चा वर्गीय व्यंजन को आप याद करें। वर्गीय व्यंजन में आप उच्चारण स्थान के हिसाब से अगर जानेंगे तो चा वर्ग क्या है, ये तालव्य वर्ण है, और चा वर्ग में ही सा शा ये जो तालव्य है ये भी तालव्य वर्ण है। तो चा और छा इनमें से कोई वर्ण आता है किसके बाद, विसर्ग के बाद। यदि चा या छा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग में होगा, ये ध्यान रखेंगे, विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाएगा। तो ये तालव्यीकरण कहलाता है, यानी तालव्य वर्ण बन गया। विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया, तालव्य सा में कन्वर्ट हो गया। उदाहरण आप देखिए नी, मैंने आपको अभी बताया कि विसर्ग है, यहाँ पर दूसरा शब्द आया चल अर्थात चा, तो इस चा या छा, नियम है चा या छा के पहले विसर्ग के बाद यदि चा या छा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन शा में हो गया, तो ये बनेगा निश्चल, निश्चल बन गया शब्द। तो ये नियम एक हो गया, आप ध्यान रखेंगे इसको। इन्हीं में पार्ट है, इन्हीं के सब पार्ट आप कह सकते हैं, या आप अलग से भी मान सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण है। और इस सा का, जिसको हम पेट चीरा सा कहते हैं या जैसे भी, तो ये मूर्धन्य वर्ण है, यहाँ पर ये भी मूर्धन्य वर्ण कहलाता है, यानी इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये तालव्य वर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो यदि विसर्ग के बाद टा या ठा जो मूर्धन्य वर्ण है ये आते हैं, ये अघोष वर्ण है, यदि ये आते हैं तो इसका मूर्धन्य सा बन जाता है। आप उदाहरण देखिए नी प्लस ठो, तो ठा का आना हुआ यहाँ पर विसर्ग के बाद, तो बन गया निष्ठुर, यानी ये सा में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद ता या था, ता वर्ग कौन सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये दंत वर्ण है। ये आपको अभ्यास करने चाहिए, याद करने चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि इनके उच्चारण स्थान क्या है, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं। तब नियम याद करना ज़्यादा ही आसान हो जाता है जब आप इनके उच्चारण स्थान भी जानते हो। तो ये तालव्य वर्ण है, तालव्य है ता या था।
घोष वर्ण है। यदि तालव्य वर्ण आते हैं तो इनका यानी विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है। उदाहरण देखिए, नी यानी विसर्ग के बाद ता आया है, तेज, निस्तेज क्या बन गया, निस्तेज, ये सा में कन्वर्ट हो गया यानी दंत वर्ण हो गया। तो इसका नियम बड़ा सरल है कि विसर्ग के बाद चा या छा यानी जो तालव्य वर्ण ये दो आते हैं तो तालव्य सा बन जाता है। आप इधर से आप ऐसे देखेंगे तो ये तीनों सा में कन्वर्ट है। यदि मूर्धन्य वर्ण टा या ठा आता है तो मूर्धन्य सा बन जाता है। यदि दंत्य वर्ण ता या था आता है तो दंत सा बन जाता है। ये उदाहरण है। अब इसी में एक और पार्ट आप देखिए कि यदि विसर्ग के बाद ये तीनों सा इनमें से कोई आए, यदि सा, शा, सा अगर ये आते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। तो विसर्ग की या तो वर्तमान स्थिति जो है वैसी ही बनी रहती है यानी विसर्ग ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, या ये सा अपने ही रूप में कन्वर्ट हो जाता है यानी विसर्ग इन्हीं में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, दो के बाद ये विसर्ग है, दो के बाद शासन आया है, यहाँ पर सा है, तो अब इसका परिवर्तन दो तरीके से होगा। विसर्ग या तो ज्यों का त्यों आप रख लें, दुशासन, यहाँ विसर्ग के साथ ऐसे वर्ण लिखे जाते, ऐसे शब्द लिखे जाते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, या विसर्ग का परिवर्तन इसी के अनुसार हो जाएगा, इसी सा के अनुसार, तो दुशासन। तो आपने कई बार बुक्स में प्रिंट में देखा होगा कि ये सा तो बहुत कम लिखा जाता है, आप अक्सर देखते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द यही है। हम प्रचलन में लिखते ये हैं दुशासन, और बच्चे क्या कर जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये विसर्ग लगाना भी भूल जाते हैं क्योंकि या तो उन्हें पता नहीं होता है या ध्यान नहीं देते, तो ये भी हट जाता है और सीधे दुशासन लिख देते हैं। जो टीचर है या शिक्षक है कॉपी चेक करते समय उतना माइंड नहीं करते हैं, मार्क्स नहीं काटते, लेकिन जब आप संधि में पढ़ेंगे, संधि के हिसाब से, और अगर कहीं विकल्प के उत्तर आते हैं, आपको विकल्प के क्वेश्चन आते हैं, तब फिर वहाँ बारीकी देखी जाती है और फिर आप गलतियाँ अक्सर कर जाते हैं। तो यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो विसर्ग साथ में रखना पड़ेगा भी उसके बाद, और या फिर कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से एक उदाहरण देख लीजिए, इसके साथ नि प्लस संदेह, निसंदेह, तो ये आपने अक्सर देखा होगा, निसंदेह ऐसा भी लिखा जाता है, या विसर्ग के साथ ही आप लिख दें निसंदेह। तो ये विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई आता है तो दो तरीके हैं, या तो विसर्ग के साथ लिखा जाता है और या फिर उनका परिवर्तन उसी के अनुसार हो जाता है जो सा प्रयोग किया गया है। अगला नियम, अब अगला नियम आप देखिए, विसर्ग। अब विसर्ग जहाँ जिस शब्द में लगा हुआ है, विसर्ग से पहले, ये ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले, हम ये उदाहरण यहाँ से जो अगला समझाएंगे लेते हैं। यहाँ पर विसर्ग ये लगे हुए हैं, विसर्ग से पहले यदि आ और आ, यानी आ मूल स्वरूप है, ह्रस्व रूप यानी छोटा रूप, और आ बड़ा रूप, इनको छोड़कर, ये ध्यान रखिए, विसर्ग से पहले यदि इन दो स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है, यहाँ पर उदाहरण देखिए कि ना लगा हुआ है, ना लिखा है, ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है इसमें, इसको समझने की आवश्यकता है। तो छोटे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि विसर्ग से पहले तो ना लगा है, लेकिन ना नहीं है, विसर्ग से पहले ई है, ध्यान रखिए। हम फिर उसी तरह से आप वर्ण विच्छेद यदि करेंगे तो ना प्लस आ प्लस ई प्लस विसर्ग बराबर क्या बना, नी, ये बना। तो ये बनाने के लिए जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप देखिए कि विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण है, ई, जिसकी मात्रा यहाँ आगे लगी हुई है। क्योंकि ना में जो व्यंजन है, इसमें इसको सामान्य बनाने के लिए, उच्चारण के लिए इसको में आ लगाया गया, तब ना बना, फिर ना में छोटी ई की मात्रा लगाई गई, तब ये नी बना, और फिर विसर्ग लगाया गया। तो आप यहाँ इस नियम को समझ सकते हैं कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो यहाँ ई आया हुआ है, अन्य स्वर आता है, तो विसर्ग के बाद फिर कौन क्या है, कोई स्वर हो, यहाँ बंधन नहीं है, कोई भी स्वर हो, या वर्गीय व्यंजन में सघोष वर्ण, तो सघोष वर्ण होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो इनमें से कोई आए,
तो आप देखेंगे जब वर्ग 5 वर्ग हैं और 5 में शुरुआत के जो 2 वर्ण हैं वो अघोष वर्ण होते हैं और बाद के जो वर्ण हैं वो सघोष वर्ण होते हैं। तो उनमें से कोई यदि आता है, अगर आप इसको समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपको सारे वर्ण याद नहीं करने पड़ेंगे, अन्यथा फिर आपको 15 वर्ण वहाँ याद रखने पड़ेंगे। या अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं ये आपको एक ही साथ याद कर लेना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वर्णमाला की भी बनाई है और इनका वर्गीय व्यंजनों के लिए भी मैंने बनाई है। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गए होंगे। तो या, रा, ला, वा में से कोई वर्ण आता है, तो आप फिर से देखिए, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग उसके बाद, विसर्ग के बाद जो शब्द आप जोड़ रहे हैं वहां पर कोई स्वर या सघोष स्वर या अंतस्थ व्यंजन हो, तब विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन रा में। कई बार क्या होता है कि हम इसको इस तरह से भी उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो नी लगा है हम निर भी लिख देते हैं, कब? जब हम उपसर्ग का अभ्यास करते हैं तो ऐसे उपसर्ग मिलते हैं। ये विसर्ग ही परिवर्तित होकर रा में आता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं लिखा जाना है। ये विसर्ग संधि में विसर्ग लगा है, क्योंकि वो इस नियम से परिवर्तित होकर के ही रा में बदलता है, रा में कन्वर्ट होता है। तो आप उदाहरण देख लीजिए, नी विसर्ग के साथ प्लस उपम, क्या बनेगा? निरूपम। यहाँ पर विसर्ग का रा हो गया और उ की मात्रा यहाँ पर इसमें रा के साथ जोड़ी, क्योंकि ये अभी स्वतंत्र शब्द था तो हम प्रारंभ में वो लिख रहे हैं, मध्य में अधिकतर हम लगभग जो स्वर होते हैं उनको मात्रा में कन्वर्ट करते हैं, तो निरूपम हो गया। दूसरा आप देखिए, दो विसर्ग लगा हुआ है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले क्या है? उ। इसका भी अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा प्लस आ प्लस उ, ये जो मात्रा है, जो मात्रा के रूप में है, ये विसर्ग से ठीक पहले है उ, ये ध्यान रखिएगा। तो नियम सही है कि आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, तो यहाँ पर उ आया है, उ के बाद गा आया हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है? गा आया हुआ है। तो ये आप देख लेंगे, इसका भी संधि विच्छेद यदि करेंगे तो गा प्लस आ प्लस उ, इसका उ पीछे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका अगला हिस्सा जोड़ रहे हैं और इस वर्ण का सबसे पिछला हिस्सा जोड़ते हैं, इसलिए है स्थिति दोनों की एक जैसी कि यहाँ पर भी उ बाद में है, यहाँ भी बाद में, लेकिन यहाँ हम पहले क्यों कह रहे हैं? ये नियम की विसर्ग से पहले उ, और यहाँ जोड़ने के लिए क्या है? पहले गा है, उसके बाद आ, उसके बाद उ। तो हमें यहाँ क्या मिला? उ विसर्ग से पहले विसर्ग है और जो बदलाव तो विसर्ग में ही होना है, लेकिन नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, इसके बाद सघोष वर्ण है। गा क्या है? का, खा, गा, तीसरा वर्ण है वर्ग का, गा, घा, अंगा, ये सघोष वर्ण है। तो यहाँ पर गा आया हुआ है, इसलिए विसर्ग का रा हो जाएगा। आप देखते हैं दुर्गुण, ये लिखते हैं अक्सर दुर्गुण, वैसे बच्चे याद कर लेते हैं सीधे कि दुर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? दो विसर्ग और गुण, या दो विसर्ग के साथ गुण को क्या लिखेंगे? दुर्गुण। लेकिन नियम ये है, आपको नियम भी अभ्यास करना है। इसी तरह से बहिर्मुख, बहि विसर्ग मुख, यहाँ पर हा के पहले ई लगा हुआ है, यानी विसर्ग के पहले क्या है? ई है, और यहाँ भी माँ है। विसर्ग के बाद जोड़ने के लिए क्या है? पहले माँ है। और तो माँ भी कौन सा वर्ण है आप समझ जाएंगे? सघोष वर्ण है। पा वर्ग का पांचवा वर्ण है, पा, फा, बा, भा, मा, पांचवा वर्ण है और सघोष वर्ण, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इस नियम से आपका बहिर्मुख हो गया। तो ये नियम आप बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। देखते हैं अगला नियम। नमस्कार, आइए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग से पहले यदि आ हो, आप देखिएगा पिछले नियम से भी आप तुलना करते जाइएगा, वहां पर था आ और आ को छोड़ करके, अब यहाँ पर है कि यदि विसर्ग से पहले आ रखा गया हो, यानी विसर्ग से पहले आ वर्ण हो,
तो और उसके बाद, यानी अब ये हो गया पहले, फिर आप देखिए प्लस लगा हुआ है, उसके बाद यदि कोई सघोष वर्ण, ये आपको संधि में बहुत अच्छे से याद करना है, कोई सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ के रूप में होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। उदाहरण से देखिए अधा प्लस गति। अब यहाँ पर इस नियम को भी साथ साथ समझते हैं। अधा धा ये जो विसर्ग है इसके पहले क्या है वर्ण, तो आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। आपने इतना अभी तक समझ लिया होगा, मैंने अभी सभी नियमों में बताया। यहाँ पर क्या है, धा प्लस आ प्लस विसर्ग, आ लगा ही है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद है। तो आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या है, आ, नियम हो गया। यहाँ पर यही है कि विसर्ग से पहले यदि आ हो और उसके बाद क्या है, दूसरे शब्द में सघोष वर्ण, तो गा का वर्ण का तीसरा वर्ण है, का खा गा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वर्ग का सघोष वर्ण कहलाता है। तो ये सघोष वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग से पहले यदि आ हो और उसके बाद सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। अधा गति अधोगति क्या बन गया, यहाँ पर ओ मात्रा के रूप में है, आप देख सकते हैं आसानी से कि ये ओ में परिवर्तित हो गया। परिवर्तन किसका हुआ, विसर्ग का। लेकिन नियम जो है वो ये है कि विसर्ग से पहले आ को होना है, विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण, तो यहाँ पर गा सघोष वर्ण है, इसलिए ओ में परिवर्तित हो गया। उदाहरण दूसरा, मन प्लस हर, यहाँ विसर्ग के पहले आ है, यहाँ पर ना के साथ आ जुड़ा हुआ है, आप इतना समझ गए होंगे। आ के बाद क्या आया है दूसरे स्थान पर, हा, हा भी सघोष वर्ण है, तो मन प्लस हर मनोहर, ओ में परिवर्तित हो गया। यश गान, यश गान, तो यश में आप देख रहे हैं ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है। अब आसानी से आप समझ रहे होंगे कि सा में क्या लगा हुआ है, आ, तो विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद यही गा है, सघोष वर्ण है, यशोगान। यहाँ पर आप देखिए मन प्लस योग, विसर्ग से पहले आ है, ना के साथ क्या लगा है, आ। ये हलंत जो हम लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये व्यंजन हो गया, प्लस आ लगाने से इसका सामान्य रूप आता है जो हम लिखते हैं, मन प्लस योग, तो आ के साथ या अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन भी सघोष वर्ण है, तो आ के बाद ये सघोष या के आने से विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया, मनोयोग। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे पुनः नियम कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण, ये ध्यान रखिए सघोष वर्ण आता है तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि जो का वर्ण है, कंठ वर्ण है, का और खा ये अघोष वर्ण है का वर्ण के, और पा और फा ये भी दोनों अघोष वर्ण है, पा और फा, पा वर्ग के यानी ओष्ठ वर्ग के। तो इसके लिए नियम बना है कि विसर्ग से पहले, ये ध्यान रखिएगा ये विसर्ग है, इसकी चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, विसर्ग से यदि पहले ई उ को, ई स्वर या उ स्वर को छोड़कर यदि विसर्ग से पहले ये दो स्वर नहीं हो, कोई भिन्न स्वर हो, और विसर्ग प्लस विसर्ग के बाद यदि नया शब्द इससे शुरू हो रहा है का या खा अथवा पा या फा, ये सभी ऑब्लिक में है, कोई एक हो, कोई एक ऐसे भी आप लिख सकते हैं का खा पा फा हो, तो विसर्ग पूर्व रूप में ही बना रहता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है, विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे प्रातः प्लस ताल, तो आप देख रहे हैं इस नियम को कि विसर्ग के पहले क्या है यहाँ पर आ। अब बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे संधि के हिसाब से कि अगर हम ता सामान्य रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब इस ता के साथ आ स्वर संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, शामिल है, और वो बाद में है, तो विसर्ग से पहले आ जाएगा। तो विसर्ग से पहले यहाँ हमने बताया कि ई को छोड़कर अर्थात यहाँ आ आया हुआ है, उसके बाद क्या है का आना हुआ यहाँ पर, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, लिखा जाएगा ज्यों का त्यों, प्रातः काल, ये विसर्ग के चिन्ह है। अब जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो कई बार क्या है
इतनी मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण चीज छोड़ जाते हैं। प्रातः काल को भी सीधे विसर्ग हटा करके और सीधे लिख देते हैं। टीचर हैं, समझ जाते हैं, उन्हें सुधारने के लिए बच्चों को कहते हैं, लेकिन बच्चे उसकी गंभीरता को नहीं समझते कि प्रातः काल के बीच में आप संयुक्त जब कर रहे हैं तो विसर्ग लिखा हुआ है, क्योंकि इस नियम के तहत इसमें कोई चेंज नहीं आया विसर्ग जो करते हो। ऐसे ही अंतःकरण, अंतः यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ता के बाद क्या है, आ है, ठीक है। तो विसर्ग से पहले ई उ को छोड़कर यदि आता है विसर्ग और उसके बाद का आगमन यहाँ है अंतःकरण, विसर्ग ज्यों का त्यों रख दिया गया अंतःकरण। इसी के साथ जुड़ा हुआ नियम है, साथ ही आप इसको समझेंगे। यहाँ हमने कहा था ई उ को छोड़कर, लेकिन यदि विसर्ग से ठीक पहले ई या उ हो तो क्या परिवर्तन होगा? तो जो छोड़कर यहाँ था उसके लिए ये परिवर्तन है, यानी जो अन्य स्वर जो आते हैं उसके लिए ये चेंज आएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग में। और यदि ई या उ आता है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? शा में हो जाएगा। ये मूर्धन्य सा है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बार प्रयोग हो रहा है कि मूर्धन्य शा में परिवर्तन किसका हो रहा है? विसर्ग। किस परिस्थिति में? यदि विसर्ग से पहले ई या उ में से कोई एक स्वर हो और बाद में वही नियम है जो यहाँ था वो यहाँ है, का या खा आता है या पा या फा, इनमें से कोई भी चारों में से कोई एक आता है तो विसर्ग का परिवर्तन शामिल हो जाएगा। उदाहरण आप देखिए, दुष्कर, यहाँ पर दो जो शब्द है उसके विसर्ग से पहले क्या आया हुआ है? उ, यहाँ पर उ आया हुआ है। मात्रा जो है आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर उ है, आ गया कि ई और उ हो तो इनमें से कोई एक हो तो क्या आएगा? का आने पर विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाएगा, दुष्कर। ये आपका यहाँ लिखा हुआ है दुष्कर। ये इसी रूप में है, चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे आप आधा करके लिखें, दोनों एक ही है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए दूसरे उदाहरण में निष्पाप, नि प्लस पाप निष्पाप। यहाँ पर विसर्ग से पहले ई, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले क्या आया है? यहाँ पर ई ये दिया हुआ है और ई के बाद यदि का खा पा फा कोई भी चार में से एक वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर पा आया हुआ है, विसर्ग से के बाद पा आया है, विसर्ग से पहले ई आया है तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाएगा, निष्पा। तो इस तरह से जो विसर्ग संधि के मुख्य नियम है वो मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी विसर्ग संधि। इसके आधार पर आप अभ्यास कर सकते हैं। और भी उपनियम भी है, एक दो रहते हैं शेष, और कुछ अपवाद भी है शब्दों के, जिसके लिए अगर आपको प्रेरित करेंगे, अगर वीडियो अच्छे से लाइक और शेयर होती है तो मैं उसके भी और अपवादों के भी